नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज मीना, कॉर्पोरेट ट्रेनर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन मॉड्यूल में, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि आप आपके घर को आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप जब भी आपकी प्रॉपर्टी को परचेस करेंगे तो परचेस करने के पहले वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। कहीं आपके साथ कोई ठगी तो नहीं हो रही है, किसी भी तरह की चीटिंग आपके साथ ना हो जाए। आपके जो पैसे हैं जो आपने बहुत मेहनत से कमाए हैं, अब आप उनको अपने घर में लगाना चाहते हैं, वो किसी चोर के हाथ में ना लग जाए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो कुछ नहीं है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा आपको, कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं कि क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी को परचेस करने के पहले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है वेरिफिकेशन ऑफ ओनर। अब देखिए, जिस भी बंदे से आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, आपको उसका वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना कि ये जो भी साहब हैं जो प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, क्या ये जेन्युइन है, किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं करेंगे हमारे साथ। आज हमने इनको 5 लाख रुपए दे दिए एडवांस में कि भाई 19 तारीख को रजिस्ट्री कराएंगे। अब उस 19 तारीख को ये साहब गायब ना हो जाए, इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है। इसके लिए होता है ओनर का वेरिफिकेशन। अब ये वेरिफिकेशन आप कैसे कैसे कर सकते हैं, देखिए, जो भी आइडेंटिटी होती है उनकी, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, इन सभी के जो नंबर्स होते हैं, आप पोर्टल पर जाएंगे, उस पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ के जो है ये चीज़, जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जेन्युइन है कि नहीं है। किसी भी तरह का धोखाधड़ी अगर होगा तो वहीं पता चल जाएगा अपन को, पहला केस। दूसरी चीज़ आप जो वेरिफिकेशन कर सकते हैं इनका, वो आप कर सकते हैं एड्रेस से। जो भी उनका एड्रेस है, जैसे मेरा सपोज कोई एड्रेस दिया हुआ है किसी भी जगह का मेरे वोटर आईडी पे, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पे पता चलेगा आपको कि फलाना मकान नंबर जो है वो पंकज मीना के नाम का होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जिससे भी आप जो ज़मीन का सौदा करने जा रहे हैं, जो ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं, उस ज़मीन का जो भी उसके वोटर आईडी पे एड्रेस लिखा हुआ है, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। दूसरा रास्ता। अब बात करते हैं तीसरे रास्ते की। आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर भी उनका निवास है, जो भी ओनर है, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर अपने आप को बता रहे हैं, जो उनका निवास है, उस निवास पर पहुंच के, जहां वो रहते हैं वहां पे पहुंचे आप, और उस एरिया का संबंधित जो भी थाना लगता है, जो भी वहां पर संबंधित पुलिस स्टेशन लग रहा है, उस पुलिस स्टेशन में आप जाएं, वहां जाके उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लें और इस चीज़ का पता करें कि वहां पर उनके ऊपर पहले से कोई केस तो नहीं चल रहा, कोई धोखाधड़ी का काम तो नहीं है, 420 का कोई काम तो नहीं किया इन्होंने। तो ये सारी चीज़ों को एंश्योर करने के बाद ही आप किसी भी प्रॉपर्टी को परचेस करें उस ओनर से, ताकि वहां पर किसी भी तरह की ठगी से आप बच पाएं। अब हमने ओनर का वेरिफिकेशन तो कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट में, वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कि जो प्रॉपर्टी हम खरीदने जा रहे हैं, तरह तरह से उसका वेरिफिकेशन होता है। वो वेरिफिकेशन की प्रोसेस से हम गुजरेंगे, उसकी हम बात करेंगे कि कैसे कैसे उसका हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठिए ताकि सारे पॉइंट्स आप नोट कर पाएं, और जब भी आप प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का अच्छे से नॉलेज हो पाए। तो प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन में सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखना है कि जो भी प्रॉपर्टी आप परचेस कर रहे हो वो एग्रीकल्चर है या रेसिडेंशियल है ना। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे ही परमिशन मिलती है, उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर मैं देता हूं आपको कि अगर आपकी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, तो आपको वहां पर क्या करना होगा। अब इस एग्रीकल्चर लैंड का आपको क्या करना होता है, आपको तहसील में जाना है और तहसील में जा करके आपको उसका जो है 12 साला निकलवाना है। मतलब कि 12 ईयर्स का, प्रीवियस 12 ईयर्स का रिकॉर्ड, कि ये पिछले 12 सालों में कौन कौन से आदमी के पास जो है ये ज़मीन थी। मतलब कि इसके जो मालिक थे, अगर वो बदलाए हैं तो वहाँ पर कौन कौन से वो थे, किन क्या क्या उनके नाम थे। किसी भी तरह से वो प्रॉपर्टी का अगर फ्रॉड होगा तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा। ये 12 साला इसको भी बोला जाता है, तहसील के अंदर से इसको निकाला जाता है। इससे पता चलेगा कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो वाजिब है कि नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं रेसिडेंशियल लैंड की। अब देखिए, रेसिडेंशियल लैंड भी सेम प्रोसेस होगा, आपको प्रीवियस 12 ईयर्स का रिकॉर्ड निकलवाना पड़ेगा, लेकिन ये तहसील से नहीं, ये आपका रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलेगा। आपको आपके शहर में जो भी आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां पर जाना है और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उसके प्रीवियस 12 ईयर्स का रिकॉर्ड उसका निकलवाना है। इसी रिकॉर्ड को एनईसी सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। जो एनईसी सर्टिफिकेट निकलेगा उसको, हालांकि कई जगह इसको ऐसा माना जाता है कि 10 साल के रिकॉर्ड से भी उसको मान लेते हैं। इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो पिछले 10 साल का या 12 साल का जो रिकॉर्ड है, जो एनईसी सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो जमीन थी किस किस के नाम थी, कौन कौन इसके ओनर पिछले 10 साल या पिछले 12 सालों में रह चुके हैं, ताकि हम इस चीज से सेटिस्फाई हो पाए किसी भी धोखाधड़ी के हाथ में ये जमीन जो है नहीं गई है, किसी भी तरह का धोखा इस जमीन के अंदर नहीं है। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, गवर्नमेंट एक्वायर्ड लैंड। अब ये क्या है, कई बार आपने सुना होगा कि
किसी का मकान था, वहाँ पर जो है सरकार ने जो है ऐसा माना गया कि सरकार का जो रोड था उसका चौड़ीकरण हुआ, तो वहाँ पर वो रोड जो है उसकी सीमा में आ गया, तो वहाँ पर क्या हुआ, उसको जेसीबी से तोड़ना पड़ा। अब ये क्या होता है, कई बार जब मास्टर प्लान्स को बनाया जाता है तो बहुत सारी भूमि ऐसी होती है जिसको जो सरकार होती है वो अधिग्रहित कर लेती है। तो आपको क्या करना है, जो भी ये लैंड आप परचेस करने जा रहे हो, आपको उसके बारे में पता कर लेना है कि किसी भी सरकार की योजना या किसी भी सरकार की स्कीम के तहत हमारी ये जो भूमि है जिसको हम खरीदना चाह रहे हैं, क्या उसने वहां पर उसको लिया हुआ है। अगर ये भूमि सरकार के पास है तो हमें इसको परचेज नहीं करना है। अब सवाल आता है हमें इसका पता कहाँ से करें। तो देखिए, हर शहर में आवास विकास कार्यालय होता है, हर शहर में आवास विकास कार्यालय होता है। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए जो है, रायपुर छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो उसका जो ऑफिस है वो रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी आरडीए जो रायपुर में है। भोपाल की अगर मैं बात करूं तो भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बीडीए है। हर शहर का अपना जो है आवास विकास का कार्यालय होता है। आपको वहां पर जाके इस चीज़ का पता करना है, संबंधित जो भी कार्यालय है वहां पर आपको पहुंचना है। वहां पर पहुंच के जो भी उसके कागज़ हैं, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स को दिखा करके इस चीज़ का पता करना है कि आपकी किसी भी स्कीम या किसी भी योजना के तहत आपने इस लैंड को जो है हमारे उसमें लिया तो नहीं हुआ है, उस योजना के अंतर्गत आपने इस पर कब्जा तो नहीं करना है आगे जाके। अगर वहाँ से वो हमें परमिशन दे देते हैं कि भाई हमने इसको किसी भी योजना के तहत जो है इसको नहीं लिया हुआ है, आप इस भूमि को परचेस कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ सेफ हो गई हमें कि गवर्नमेंट के पास तो ये प्रॉपर्टी नहीं जाने वाली, मतलब कि ये हमारी ही रहेगी। उधर क्या होता है, जितने भी मास्टर प्लान फ्यूचर में डेवलपमेंट होने वाला है तो वहाँ पर उस डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़मीन आगे चल के आपके पास ही रहने वाली है। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं जो बहुत ज़रूरी है, जो बता रहा है बैंक लोन के बारे में। अब क्या होता है, कई बार जो हमारी भूमि होती है, जो प्लॉट है या जो कोई ज़मीन है, उस पर कई बार क्या होता है, लोन ले लिया जाता है। तो उस लोन का हमें तो पता होगा नहीं। अब उस लोन का हमें पता करना है कि किसी भी तरह का पुराना कर्ज इस ज़मीन के ऊपर तो नहीं है जो हम परचेस करने जा रहे हैं। नहीं तो पता चल रहा है कि हम उस ज़मीन को परचेस कर रहे हैं और वहाँ पर क्या है, किसी भी तरह का कोई कर्ज था तो वो हमें चुकाना पड़ रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। आपको क्या करना है, आपके शहर का भूलेख.com पे अगर आप जाओगे तो भूलेख.com पे आपके डॉक्यूमेंट्स के जो है नंबर्स डलेंगे वहाँ पर, और आपको पता चल जाएगा कि किसी भी तरह का लोन वगैरह तो इस पर पहले से नहीं ले रखा है। वहाँ से खतौनी निकलती है, खतौनी निकलती है। उस खतौनी में जो है एंट्री होती है, जो भी आपने लोन वगैरह ले रखा है उस ज़मीन के ऊपर। खसरे और खतौनी आप लोगों ने सुना होगा। तो खतौनी जो चीज़ होती है उसमें क्या होता है, जो भी आपने लोन ले रखा है या जो भी आपने कर्ज ले रखा है, उस कर्ज की वहाँ पर एंट्री होती है कि वहाँ पर वो चीज़ है कि नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने लोन ले रखा है या नहीं ले रखा है। तो या फिर आपको ऐसे पता करना है, या फिर आप संबंधित जो भी क्षेत्र लग रहा है वहाँ पर बैंक में जाके भी आप उस चीज़ के अगर डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा किसी भी तरह का कर्ज इस ज़मीन के ऊपर है या नहीं है। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें जो पहला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है फिजिकल इंस्पेक्शन। अब ये फिजिकल इंस्पेक्शन क्या है, देखिए क्या होता है कि हमें इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है फिजिकल इंस्पेक्शन में। इसमें क्या होता है कि जो भी ओनर है, जो ये बोल रहा है कि भाई मेरी ज़मीन है, तो हमें मौके पर जाके देखना है, फिजिकली वहाँ पर पहुँचना है, उस मौके पर जाके उस ज़मीन को देखना है क्या ये जो ओनर बोल रहे हैं क्या इन्हीं का कब्जा है वहाँ पर। कई बार क्या होता है, कागज़ों में तो ज़मीन होती है अपने नाम, लेकिन पोजीशन वहाँ पर किसी और का होता है। तो उस कब्जे के बारे में आपको जानना है, उस पोजीशन के बारे में आपको जानना है मौके पर पहुंच के कि वहाँ पर आजू बाजू वालों ने तो कब्जा नहीं कर लिया है, या वहाँ पर कोई झुग्गी झोपड़ी वाले तो नहीं आ गए हैं, या आसपास के लोगों ने कोई टेम्पल या मज़ार तो वहाँ पर नहीं बना दी है टेम्परेरी, जिसको अपन कभी हटाने की बात करें तो किसी भी तरह से डिस्प्यूट क्रिएट हो। तो ये चीज़ आपको फिजिकली वहाँ पर जाके देखना है कि वहाँ पर जो ओनर है उसका पूर्ण रूप से वहाँ पर कब्जा है या नहीं है। अगर नहीं है तो उस चीज़ में क्या होगा, आगे जाके डिस्प्यूट क्रिएट होंगे। तो इस चीज़ से आपको बचना है कि वहाँ पर अगर उसका कब्जा नहीं है तो हम वो ज़मीन खरीदने से बचें, या उस ओनर से बोलें कि भाई आपकी ज़मीन है, आप इसको खाली करवा के हमें दो, तभी हम जो है इसका काम करेंगे। अब दूसरे पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं इसी के अंदर कि वहाँ पर आपका जो मेजरमेंट है, सपोज 100 बाई 100 का कोई प्लॉट है, अब आपको टेप ले जाके वहाँ पर मेज़र कर लेना है कि 100 फीट बाई 100 फीट मौके पे अवेलेबल है कि नहीं है। नहीं तो पता चल रहा है आजू बाजू वालों ने, इस साइड वाले ने 2 फीट इसको दबा लिया, इस साइड वाले ने 2 फीट इसको दबा लिया। अक्सर ये चीज़ होती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़
हमारी आम जिंदगी में होती है कि जो भी प्लॉट होता है अगर वहाँ पे ओनर विजिट नहीं कर रहा है बार बार, तो आसपास के जो दबंग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 2-2 फीट 3-3 फीट जो है बढ़ा लेते हैं, या फिर छत डाल दी, वहाँ पर स्लैब जो है एक्स्ट्रा कास्ट कर ली उन्होंने 3 फीट। अब वहाँ पर क्या होगा, इस टाइप पे क्या होगा, डिस्प्यूट की जो है संभावनाएं बढ़ती हैं, लड़ाई की जो है संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों में हमें क्यों पढ़ना है, तो एक तो आपको ये देखना है कि वहाँ पर ओनर का कब्जा है कि नहीं, दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि वहाँ पर जो मेजरमेंट बताए गए थे वो एग्जैक्ट मेजरमेंट वहाँ पर हैं या नहीं है, इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के बारे में। अगला जो पॉइंट है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में आपको बात की कि आजू बाजू वालों ने अगर उस प्लॉट में ज़मीन को जो है बढ़ा के ले लिया है, उनने कब्जा कर लिया उस ज़मीन में, बढ़ा के जो है उनने उनका मकान को बना लिया, तो वहाँ पर क्या होगा, डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। तो इस तरीके का पुराना कोई डिस्प्यूट उस ज़मीन के ऊपर तो नहीं चल रहा, इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेना है। अब हमें सवाल आता है कि जानकारी कहाँ से मालूम चलेगी, तो ई कोर्ट करके जो है हर शहर की अपनी एक वेबसाइट है, उस ई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके आप केस नंबर के आधार पर वहाँ पर सर्च करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि केस नंबर तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें जो ओनर है हमारा, जिससे हम उस लैंड को परचेज कर रहे हैं, जो भी वहाँ पर क्रेता है, हम विक्रेता है, वो क्रेता है, उस क्रेता का जो नाम है, उस नाम के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर सर्च करके पता कर सकते हैं उस वेबसाइट पर कि इनके साथ में इस ज़मीन के संबंध में कोई और पुराने केस तो नहीं चल रहे हैं। पहला काम। दूसरा काम क्या, हम कोर्ट में जाके भी विजिट कर सकते हैं, जो भी जिस नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत में वो जो ज़मीन आ रही है, वहाँ पर हम पहुँच के वो जो तहसील है उसके अंदर हम जाएंगे, वहाँ पर जाके हम कोर्ट के अंदर पता कर सकते हैं कि भाई इनकी जो ज़मीन है इसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है। तो इसमें आपको कोर्ट में पता कर लेना है, तहसील में आपको पता कर लेना है, आपको SDM कोर्ट में जाके पता कर लेना है, और इन सभी कोर्ट्स में किसी भी वहीं के लोकल किसी भी एडवोकेट से आप मिलेंगे, कोई भी वकील से आप वहाँ जाके मिलेंगे, तो वो ही इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको दे देगा। 100-500 रुपये आपके लगेंगे जरूर, और मेहनत भी होगी आपकी, काफ़ी मेहनत होगी, लेकिन ये मेहनत एक बार की है और ये ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि इंसान की जीवन भर की पूंजी होती है। जब वो मकान में लगाता है, जो पैसे लगाता है, तो उसमें किसी भी तरह की ठगी नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की चीटिंग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको एक बार की मेहनत करनी है, ये कोर्ट में जाना, तहसील में जाना, SDM कोर्ट में जाना, वहाँ पर जाके आपको एक बार की मेहनत होगी, लेकिन सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता चल जाएंगी। अब अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ रहे हैं, जो है शेयर होल्डर्स प्रॉपर्टी। अब कई बार क्या होता है कि जैसे 4 भाई हैं, जैसे 4 भाई है, उनके जो पिताजी थे उनका कोई ज़मीन था, अब उस ज़मीन को उन्होंने चारों भाइयों के नाम कर दिया। अब वहाँ पर जो खाता है उनका वो है समूह में जो है खाता है उनका। अब वहाँ पर क्या होगा, वो जो 4 लोगों की ज़मीन है उसमें से एक भाई जो है उस ज़मीन को बेचना चाह रहा है। अब आप उस एक भाई के संपर्क में आए, वहाँ पर आपने उस एक भाई से उस ज़मीन को खरीदना चाहा, तो वहाँ पर क्या होगा, आप उस ज़मीन का एक शेयर तो खरीद सकते हो, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वहाँ पर उन चारों भाइयों में जो उनकी लोकेशन है, अगर उनका कोर्ट से बंटवारा नहीं हुआ है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि जिससे आप ज़मीन को खरीद रहे हो उसकी एग्जैक्ट ज़मीन किस लोकेशन पे या किस दिशा में उसकी ज़मीन है। तो इसमें क्या होगा, भविष्य में चल के किसी भी तरह के डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं। तो जब तक कोर्ट में जाके उन लोगों का लीगली बंटवारा ना हो, तब तक आपको ऐसे लोगों से उन ज़मीन को नहीं खरीदना है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी ज़मीन होती है तो बहुत सारे पार्टनर होते हैं। अब इन पार्टनर्स में आगे चल के डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, और हमने जो ज़मीन खरीदी उसमें उनके विवाद में हम पिसते हैं। बोलते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो वो घुन जो है हम बन जाते हैं जो उस गेहूं के साथ में पिस रहे होते हैं। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर शेयर होल्डर कोई है उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो आपको अगर उनका लीगली बंटवारा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको उस प्रॉपर्टी से बचना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने कंप्लीटली बात की कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको लैंड को परचेस करने के पहले उनको आपके दिमाग में ध्यान से रखना है। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से नोट्स भी बना लिए होंगे और सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।